हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आस्था का महासैलाब, भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकली। राज्यपाल सीएम ने खींचा रथ। झारखंड के विभिन्न जिलों में गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद दोनों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। शाम को रथ मोशीबाड़ी पहुंचा, जहां भगवान का विधि विधान से प्रवेश कराया गया और 108 दीपों से भव्य मंगल आरती की गई। रथ यात्रा के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जगन्नाथपुर मंदिर झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है, जिसकी पहचान देश भर में और मजबूत की जाएगी। उन्होंने घोषणा की है कि धुरवा स्थित मंदिर तक जाने वाले सड़क पर एक भव्य तोरण द्वार का निर्माण कराया जाएगा, ताकि दूर से ही मंदिर की अलग पहचान बन सके। भगवान जगन्नाथ 9 दिनों तक मोसीबाड़ी में विराजमान रहेंगे और 25 जुलाई को घूरती रथ यात्रा के साथ अपने मूल मंदिर लौटेंगे। साथ ही राज्य सरकार रथ यात्रा मेले और जगन्नाथपुर मंदिर को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में काम करेगी। बारिश से भीगेगा झारखंड। आज 17 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश का खतरा। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज होने वाली है। मौसम विभाग ने आज 17 जुलाई को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खुंटी, गुमला, सिमडेगा, बोकारो और धनबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इससे पहले गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। हालांकि झारखंड में अब भी मानसून की रफ्तार पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाई है, जिससे कई इलाकों में खेती किसानी के काम प्रभावित हो रहे हैं और किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 19 जुलाई तक झारखंड में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है और कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रह सकती है। आज के बाद कल 18 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। बारिश से जहां किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, वही भारी बारिश वाले इलाकों में जल जमाव और वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और खुले मैदान, पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। झारखंड में बकरा पालन पर 70% सब्सिडी, 100 बकरी और 5 बकरों की यूनिट पर मिलेगा 6,84,000 रुपए का अनुदान। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यावसायिक बकरा बकरी पालन को बढ़ावा दे रही है। वित्त वर्ष 2026-27 में 100 बकरी और 5 बकरों की यूनिट पर 9,78,000 रुपए की परियोजना लागत में 70% यानी 6,84,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। शेष 30% राशि लाभुक को श्रम या बैंक ऋण के माध्यम से वहन करनी होगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, शिक्षित बेरोजगारों और पशुपालकों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का झारखंड का स्थायी निवासी होना, बकरी पालन का अनुभव और कम से कम आधा एकड़ भूमि स्वयं की या 10 वर्ष की लीज पर होना जरूरी है। इच्छुक लाभुक प्रखंड के पशुपालन पदाधिकारी की अनुशंसा के बाद जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अनुदान 2 किस्तों में मिलेगा और प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों, स्वयं सहायता समूह तथा किसान उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और राज्य में बकरा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। लातेहार में वज्रपात से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे दोनों। लातेहार जिले में गुरुवार को वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों पीयूष कुमार और पवन कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों लातेहार जिला मुख्यालय के रहने वाले थे और मोटरसाइकिल से बाजकुम की ओर घूमने निकले थे। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों एक महुआ के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, लेकिन इसी दौरान तेज वज्रपात हुआ और दोनों उसकी चपेट में आ गए। हादसे में
दोनों गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने दोनों युवकों को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही अस्पताल में परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। पतरातू डैम को मिली नई पहचान, म्यूजिकल फाउंटेन और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का हुआ लोकार्पण। झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल रामगढ़ के पतरातू डैम को गुरुवार को नई पहचान मिली। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री श्री दिव्य कुमार ने लेक रिजॉर्ट परिसर में बने म्यूजिकल फाउंटेन और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन नई सुविधाओं से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही सरकार पतरातू पर्यटन क्षेत्र प्राधिकरण के गठन की दिशा में भी काम कर रही है ताकि यहां सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन हो सके। लोकार्पण समारोह में बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, रामगढ़ विधायक ममता देवी, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। झील के बीच बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और रंग बिरंगी रोशनी से सजे म्यूजिकल फाउंटेन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पर्यटन विभाग का मानना है कि नई सुविधाओं से पतरातू डैम राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में और अधिक लोकप्रिय होगा तथा स्थानीय कारोबारों को भी नई गति मिलेगी। जच्चा बच्चा की मौत के बाद सदर अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। जामताड़ा के सदर अस्पताल में गुरुवार को एक गर्भवती महिला और उनके नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सरकार बांध निवासी रीना देवी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती करा गया था। परिजनों का आरोप है कि समय पर समुचित इलाज नहीं मिला और गंभीर हालत होने के बावजूद रेफर करने में देरी की गई। उनका यह भी कहना है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने के कारण धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में ही रीना देवी और नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन दोनों के शव लेकर सदर अस्पताल पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। वहीं सिविल सर्जन ने इलाज में लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। उसके अनुसार रीना देवी की यह तीसरी डिलीवरी थी और उनका इलाज पहले से धनबाद में चल रहा था। डॉक्टरों ने आवश्यक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया था, लेकिन रास्ते में ही जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। परिजन मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। झारखंड में अगले महीने 800 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएस और एआई के शिक्षक भी होंगे शामिल। झारखंड के +2 विद्यालयों में चयनित करीब 800 माध्यमिक सहायक आचार्यों को अगले महीने नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की अनुशंसा के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राज्य में हाई स्कूल और +2 विद्यालयों के शिक्षकों का अब तक एक ही कैडर बनाया गया है और सभी नवनियुक्त शिक्षक माध्यमिक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे। राज्य के 510 +2 विद्यालयों में कुल 1373 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 20 से 22 जुलाई तक प्रोजेक्ट भवन धुरवा स्थित न्यू एनेक्सी बिल्डिंग में होगा। नियुक्तियां कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस समेत 23 विषयों में की जा रही है। राज्य गठन के बाद पहली बार इन विषयों के लिए बड़े स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। झारखंड में एसआईआर अभियान तेज, 50.06 मतदाता फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा। 18 और 20 जुलाई को शहरी क्षेत्रों में लगेंगे विशेष शिविर। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान के तहत प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 50.06% इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है, जबकि 96.68% मतदाताओं तक बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म पहुंचा चुके हैं। मतदाता भरे हुए फॉर्म जमा कर रहे हैं और उनका ऑनलाइन सत्यापन व डिजिटलाइजेशन का काम लगातार जारी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में मतदाताओं की भागीदारी कम देखी जा रही है, जिसे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए 18 और 20 जुलाई को सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे, जहां जिन लोगों ने अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं लिया है या जमा नहीं किया है वे फॉर्म जमा
आकर वहीं जो है भरकर जमा कर सकते हैं। जिन मतदाताओं ने पहले ही फॉर्म जमा कर दिया है या ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा शिविर में आने की जरूरत नहीं है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से सही जानकारी देकर फॉर्म भरने की अपील की है और कहा कि गलत जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है। वही भारतीय नागरिकता छोड़ चुके लोगों को बिना हस्ताक्षर किए फॉर्म बीएलओ को वापस करने को कहा गया है। हजारीबाग शहर में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। आईआईटी विशेषज्ञों ने डिजाइन किया हाईटेक रथ। हजारीबाग शहर में पहली बार इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस ऐतिहासिक आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और हरि राम हरे कृष्ण के जयघोष के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को खींचा। रथ यात्रा पीटीसी चौक स्थित इस्कॉन मंदिर से शुरू होकर सर्किट हाउस, जिला मोड़, पुराना बस स्टैंड और अन्य प्रमुख मार्गों से होते हुए एसपी कोठी के सामने मैदान में संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंग गया। इस रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण हाईटेक रथ रहा, जिसे आईआईटी खड़गपुर, मुंबई और कोलकाता के विशेषज्ञों ने डिजाइन किया है। हाइड्रोलिक तकनीक से लैस इस रथ की ऊंचाई रिमोट की मदद से 16 से 40 फीट तक बदली जा सकती है, जिससे बिजली के तारों जैसी बाधाओं से आसानी से बचा जा सके। वही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नीम की लकड़ी से बने विग्रह पूरी ओडिशा से मंगाए गए हैं। इस्कॉन द्वारा आयोजित 9 दिवसीय महोत्सव के दौरान प्रतिदिन कीर्तन, दर्शन और महाप्रसाद का आयोजन होगा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पारसनाथ के 12 टोलों को मिलेगी पक्की सड़क। 1,28,00,000 की 2 पीसीसी योजनाओं को मंजूरी। गिरिडीह के पारसनाथ क्षेत्र स्थित मधुबन पंचायत के 12 दुर्गम टोलों को जल्द ही पक्की सड़क की सुविधा मिलेगी। जिला प्रशासन ने करीब 1,28,00,000 रुपए की लागत से 2 पीसीसी सड़क निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी है। गुरुवार को उपायुक्त रामनिवास यादव दलवाडी गाँव पहुंचे और ग्रामीणों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और बताया कि सड़क निर्माण के लिए जल्द टेंडर जारी कर काम शुरू किया जाएगा। हाल ही में बरसात के दौरान मरीजों को खाट पर लादकर अस्पताल ले जाने की तस्वीर सामने आने के बाद इस योजना को प्राथमिकता दी गई। स्वीकृत योजनाओं में पिपराडीह से दलवाडी तक 88,62,000 रुपए की लागत से पीसीसी सड़क व पुलिया निर्माण तथा कोटटाड़ से वाइल्ड लाइफ सीमा तक 39,57,000 रुपए की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण शामिल है। लातेहार में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, जीजा साले की मौके पर मौत। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में रांची मेदिनीनगर NH39 पर सिवटोली के पास गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में जीजा साले की मौके पर मौत हो गई। तेज रफ्तार 407 ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक दोनों के ऊपर पलट गया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मृतकों की पहचान रांची के खिलारी निवासी 34 वर्षीय टिंकू भुइयां और कुड्डू थाना क्षेत्र के सलगी चापी गांव निवासी 14 वर्षीय मिथुन भुइयां के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही चंदवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रक के नीचे दबे दोनों शवों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। साथ ही हादसे के कारणों की जांच भी की जा रही है। बोकारो में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बिहार से जुड़े गिरोह के तार बैंककर्मी बनकर करते थे ठगी। बोकारो पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने बताया कि गिरोह के अधिकांश सदस्य बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं और बोकारो में रहकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। आरोपी खुद को बैंककर्मी और RM टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट बताकर लोगों का विश्वास जीतते थे, फिर बैंकिंग प्रक्रिया और अन्य बहानों से उनसे पैसे ठग लेते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह का संचालन बिहार के नवादा से बैठे मास्टरमाइंड कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 43,100 रुपए नगद, 10 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 18 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक और 10 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंकों में ट्रांसफर की गई रकम को भी होल्ड कराया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सम्राट कुमार, विनय, निरंजन कुमार, सुदामा कुमार, नीतीश कुमार, सुबोध कुमार, प्रेमचंद कुमार, धर्मराज कुमार, ब्रिजेश कुमार और रवि प्रभाकर शामिल हैं। E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होने से आप भी हैं परेशान तो जाएं जिला उपभोक्ता फोरम। E20 पेट्रोल से वाहन के इंजन में खराबी की शिकायतों के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके डीलर को शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की नई कार देने का आदेश दिया है। यह फैसला उन वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो E20 पेट्रोल के कारण गाड़ी में खराबी आने का दावा कर रहे
रहे हैं। रांची में भी ऐसे उपभोक्ता अपनी शिकायत डोरंडा स्थित जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज करा सकते हैं। जानकारी के अनुसार रायपुर के एक कार मालिक ने आरोप लगाया था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी नई कार के इंजन में बार बार खराबी आने लगी, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। वही कंपनी ने दावा किया है कि संबंधित कार E20 ईंधन के अनुरूप थी और खराबी रखरखाव की वजह से आई। दूसरी ओर रांची जिला उपभोक्ता फोरम अब नियमित रूप से कार्य कर रहा है। ऐसे में यदि किसी उपभोक्ता को E20 पेट्रोल के कारण वाहन में तकनीकी समस्या आने का संदेह है और उसे उचित समाधान नहीं मिल रहा है तो वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग कर सकता है। जैक ने 9वीं और 11वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। 22 जुलाई से मिलेंगे एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कक्षा 9वीं और 11वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 9वीं की परीक्षा 29 और 30 जुलाई को 2 पालियों में आयोजित होगी। 29 जुलाई को हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, जबकि 30 जुलाई को सामाजिक विज्ञान एवं अन्य भाषा विषयों की परीक्षा होगी। विद्यालय 22 जुलाई से जैक की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही 23 से 28 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। वही कक्षा 9वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 29 से 31 जुलाई तक आयोजित होगी। विज्ञान और वाणिज्य संकाय की परीक्षा पहली पाली तथा कला संकाय की परीक्षा दूसरी पाली में होगी। विद्यालय 23 जुलाई से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर छात्रों को देंगे, जबकि 24 से 28 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड किए जाएंगे। जमशेदपुर में 100 करोड़ का फर्जी जीएसटी घोटाला, स्क्रैप कारोबारी अजय शर्मा गिरफ्तार। जमशेदपुर शहर में 100 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी जीएसटी इनवॉइस घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय जीएसटी खुफिया महानिदेशालय DGGI की टीम ने बारेडी निवासी स्क्रैप कारोबारी अजय कुमार शर्मा उर्फ अजय शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच में पता चला है कि कारोबारी ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी बिलिंग का नेटवर्क तैयार किया और इसके जरिए करीब 20 करोड़ 26 लाख रुपए का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल कर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। कार्रवाई के दौरान DGGI ने कई अहम दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार कई फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल केवल कागजी लेन देन दिखाने और फर्जी जीएसटी इनवॉइस जारी करने के लिए किया जा रहा था। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कोलकाता से गिरफ्तार मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा से मिले सुरागों के बाद हुआ। पूछताछ में अजय शर्मा की भूमिका सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल DGGI इस फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य कारोबारियों और कंपनियों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती है। सरायकेला से लापता 3 नाबालिग बच्चियां पश्चिमी सिंहभूम से सकुशल बरामद। SIT को मिली सफलता। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के बास्को नगर से लापता हुई 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम जिले से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT ने लगातार अभियान चलाकर बच्चियों का पता लगाया और उन्हें सुरक्षित आदित्यपुर वापस लाया। इसके बाद आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। बच्चियों के सकुशल मिलने से परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस की तत्परता की सराहना की। जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को बास्को नगर की 4 नाबालिग लड़कियां घूमने के लिए चाईबासा के रुंगटा गार्डन गई थी। इनमें से एक लड़की अगले दिन घर लौट गई, जबकि शांति शामड़ 14 वर्षीय, अनुष्का गागराई 15 वर्षीय और सिमरन जोजो 14 वर्षीय लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर आदित्यपुर थाना में मामला दर्ज कर SIT का गठन किया गया था। लगातार तलाश के बाद तीनों बच्चियों को पश्चिमी सिंहभूम से सुरक्षित बरामद कर गुरुवार को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि बच्चियां किन परिस्थितियों में वहां पहुंची और उनके लापता होने के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं था। श्रावणी मेला 2026 रेलवे चलाएगा 26 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। देवघर में श्रद्धालुओं के लिए होंगे विशेष इंतजाम। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को लेकर रेलवे ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। गुरुवार को आसनसोल रेल मंडल के DRM संग्रह मौर्या ने जसीडी, देवघर और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मेले के दौरान कांवरियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
लिए रेलवे ने बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर 2 नए टिकट काउंटर खोलने, 3 जोड़ी अतिरिक्त पैसेंजर ट्रेन चलाने तथा भीड़ नियंत्रण के लिए सीसीटीवी और विशेष निगरानी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। डीआरएम ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान जसीडी स्टेशन से 26 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें 9 जोड़ी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल होंगी। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए जसीडी स्टेशन परिसर में करीब 80,000 वर्ग फीट का विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सीनियर डीओएम राजेश कुमार, सीनियर डीसीएम मार्शल ए सिल्वा, सीनियर आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार, जसीडी स्टेशन प्रबंधक शंकर शैलेश, बैद्यनाथ धाम स्टेशन प्रबंधक माधव चंद्र झा और देवघर स्टेशन प्रबंधक जो दिनकर झा समेत कई रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में दूर होगा बिजली संकट, 16 स्थानों पर लगेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। झारखंड के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। ऊर्जा विभाग के तहत झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा ने राज्य भर के 16 स्थानों की पहचान की है, जहां स्मॉल, मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के जरिए स्थानीय जल स्रोतों के बहाव से बिजली उत्पादन किया जाएगा, जिससे दूर दराज के गांव में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएगी। पहले चरण में सभी 16 स्थानों का जो विस्तृत सर्वे, तकनीकी मूल्यांकन और डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके लिए इच्छुक तकनीकी एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। 29 जुलाई को प्राप्त प्रस्तावों की तकनीकी समीक्षा की जाएगी। डीपीआर तैयार होने के बाद हाइड्रो पावर प्लांटों का निर्माण शुरू होगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कमजोर मानसून पर जयराम महतो ने सरकार को चेताया, मजबूत कृषि नीति बनाने की मांग। डुमरे विधायक जयराम महतो ने झारखंड में कमजोर मानसून को लेकर राज्य सरकार को आगाह करते हुए मजबूत कृषि नीति बनाने की जरूरत बताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा है कि राज्य में खेती आज भी काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण कम बारिश का सीधा असर खरीफ फसलों की बुआई, कृषि उत्पादन, किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मदद के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि संभावित संकट से निपटा जा सके। जयराम महतो ने सरकार से गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर बढ़ाने और संभावित पलायन को रोकने के लिए प्रवासी मजदूर आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाने और मजदूरी दोगुनी करने पर विचार करने की अपील की। इसके अलावा निजी खेती में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने से जुड़े मामले का जल्द समाधान करने की बात कही। विधायक ने कहा कि सरकार को केवल राहत कार्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सिंचाई विस्तार, जल संरक्षण, कृषि सुधार और ग्रामीण रोजगार को केंद्र में रखकर दीर्घकालीन और मजबूत कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। झारखंड में सुखाड़ की आशंका के बीच मिलेट्स मिशन को बढ़ावा, 10,000 किसानों ने कराया पंजीकरण। झारखंड में कम बारिश और संभावित सुखाड़ को देखते हुए कृषि विभाग ने मिलेट्स मिशन को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। किसानों को रागी, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी श्री अन्न फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि इनकी खेती कम पानी में भी आसानी से की जा सकती है। विभाग के प्रचार प्रसार के बाद अब तक 10,000 किसानों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है। सरकार किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि, बीज पर 50% अनुदान और बेहतर उत्पादन करने वाले किसानों को 50,000 रुपए तक का पुरस्कार भी देगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 जुलाई निर्धारित की गई है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि अल नीनो के प्रभाव से इस वर्ष कम वर्षा की संभावना है, इसलिए किसानों को वैकल्पिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना का लाभ अधिकतम 5 एकड़ और न्यूनतम 10 डिसमिल भूमि पर मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा। इच्छुक किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC में भूमि संबंधित दस्तावेज और पहचान पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। विभाग का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा के दौर में मिलेट्स की खेती किसानों के लिए टिकाऊ, कम लागत वाली और अधिक लाभदायक विकल्प साबित हो सकती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए 31 जुलाई तक करे आवेदन।
जवाहर नवोदय विद्यालय JNV मेसरा ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNV ST 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र विद्यार्थी 31 जुलाई 2026 तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करने की अपील की है। विद्यालय की ओर से बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और निःशुल्क होगी। जामताड़ा मामले पर सियासत तेज, मंत्री इरफान के आरोपों पर भाजपा का तीखा पलटवार। जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके शिशु की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि भाजपा के विरोध प्रदर्शन और अस्पताल में सरकारी काम में बाधा डालने के कारण डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का काम प्रभावित हुआ, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि दोषी भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि कई बार कॉल करने के बावजूद 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके कारण उन्हें गर्भवती महिला को ई रिक्शा से अस्पताल लाना पड़ा और वहां भी समय पर उचित इलाज नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता शोभा यादव ने कहा है कि मंत्री अपनी विफलता छिपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। 108 एम्बुलेंस सेवा में गंभीर अनियमितताएं हैं और अस्पतालों में संसाधनों व डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। भाजपा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सरकार और मंत्री की है, इसलिए जनता को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि समय पर एम्बुलेंस, बेहतर इलाज, पर्याप्त दवाइयां और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। भारत टैक्स 2026 में झारखंड का जलवा, बांस से बने आकर्षक उत्पादों ने जीता लोगों का दिल। भारत मंडपम में 14 से 17 जुलाई तक आयोजित भारत टैक्स 2026 में झारखंड पवेलियन देश विदेशों के आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा स्थित अंजनैया बांस क्लस्टर द्वारा तैयार बांस और स्टेनलेस स्टील से बनी बोतलें व मग अपनी आकर्षक डिजाइन, गुणवत्ता और पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं के कारण लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। ये बोतलें 12 से 14 घंटे तक गर्म या ठंडे पेय का तापमान बनाए रखती हैं, जबकि बांस से बने मग 3 से 4 घंटे तक पेय को सुरक्षित तापमान में रखने में सक्षम है। भारत टैक्स 2026 के जरिए झारखंड लोकल टू ग्लोबल की सोच को नई पहचान मिल रही है। तसर सिल्क GI टैग उत्पाद, हस्तकरघा, हस्तशिल्प और बांस आधारित उत्पादों के माध्यम से राज्य वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। 130 से अधिक देशों के 6000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और 1,30,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों के बीच झारखंड के कारीगरों और MSME को अपने उत्पादों के प्रदर्शन, नए बाजार और निर्यात के अवसर मिल रहे हैं। सिलकियारा टनल में शॉर्टक्रीट लाइनिंग गिरने से झारखंड के आर्मी की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलकियारा टनल में बुधवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। बड़कोट छोर से करीब 900 मीटर अंदर इनर कंक्रीट का काम चल रहा था, तभी अचानक शॉर्टक्रीट लाइनिंग कंक्रीट स्लैब का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इसकी चपेट मारने से झारखंड के 22 वर्षीय श्रमिक नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है और ग्रुप को पर्सनल एक्सीडेंट बीमा व वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हादसे के बाद टनल में काम कर रहे श्रमिकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। मजदूरों का आरोप है कि नरेश को सुरक्षा के लिए हेलमेट उपलब्ध नहीं कराया गया था और यदि हेलमेट होता तो उनकी जान बच सकती थी। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाते हुए श्रमिकों ने काम बंद कर दिया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने तक धरने पर बैठ गए। इस घटना ने एक बार फिर बड़े निर्माण कार्यों में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले में जांच में जुटा है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्कूटर बेचने के विवाद में बेटे ने पिता की लाठी से पीटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के खैरबाड़ी टोला में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां 28 वर्षीय माथुर गोप ने अपने 55 वर्षीय पिता विनोद गोप की कथित तौर पर लाठी से पीट कर हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिता द्वारा घर की पुरानी स्कूटर और साइकिल बेच दिए जाने से बेटा नाराज था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में उसने पिता पर हमला कर दिया। घटना के
बाद आरोपी शव को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास खून के निशान, मृतक की साइकिल और आरोपी की चप्पल मिली। बाद में जब आरोपी अपनी साइकिल और चप्पल लेने वापस पहुंचा तो ग्रामीणों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कभी कभार मजदूरी करता था और नशे का आदी भी बताया जाता है। बलियापुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विपक्ष पर हमला, बोले मेरे काम से ही चलती है इनकी राजनीति। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स रांची में एमबीबीएस सीटों की संख्या 180 से बढ़ाकर 250 किए जाने पर खुशी जताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या मेडिकल सीटें बढ़ाई गई है, लेकिन विपक्ष सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करने के बजाय केवल आलोचना करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की दुकान ही जो है डॉक्टर इरफान अंसारी की वजह से चलती है। मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल काम करना है, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, न कि राजनीतिक बयानबाजी करना। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की मंजूरी के बाद रिम्स में अब इसी शैक्षणिक सत्र से 250 एमबीबीएस सीटों पर दाखिला होगा, जिससे झारखंड के मेडिकल छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने इसे राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कई नई योजनाओं पर काम चल रहा है और इस दिशा में केंद्र सरकार से वित्तीय सहयोग भी मांगा गया है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। 2 दिनों से हथियार के बल पर मचा रहा था आतंक। दशमफॉल पुलिस ने दबोचे 4 अंतरजिला लुटेरे। रांची के दशमफॉल और तमाड़ क्षेत्र में लगातार लूट की वारदातों से दहशत फैलाने वाले 4 अंतरजिला लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूटी गई बाइक, एक देसी पिस्टल, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 15 जुलाई को चुगड़ी के पास हथियार के बल पर एक व्यक्ति से बाइक, मोबाइल और नकदी लूटने की घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर महज 4 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने तमाड़ थाना क्षेत्र में 14 जुलाई को हुई 2 अन्य लूट की घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। 1 वर्ष की निरंतर मेहनत से दीपाली रिया ने जीती मिस यूनिवर्स झारखंड का खिताब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 का खिताब जीतने वाली दीपाली रिया ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दीपाली रिया ने मुख्यमंत्री को बताया कि 29 मार्च को रांची में आयोजित प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए उन्होंने 1 वर्ष से अधिक समय तक लगातार कड़ी मेहनत की और रैंप वॉक, ग्रूमिंग क्लास तथा इंटरव्यू की विशेष तैयारी की। बोकारो की रहने वाली दीपाली रिया की सफलता पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने न केवल अपने जिले बल्कि पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि दीपाली की उपलब्धि राज्य की अन्य प्रतिभाओं को भी बड़े मंच पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रतिभाओं का राज्य है और यहाँ के युवा लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। रांची आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम हमले की जांच में लोहरदगा के 5 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को लोहरदगा में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह करीब 4 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस भी एनआईए की टीम के साथ मौजूद रही। जांच के दौरान अधिकारियों ने संदिग्धों के घरों और ठिकानों से दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की गहन जांच की। छापेमारी के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस बल तैनात रहा। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम मुख्य आरोपी अमन अंसारी के घर भी पहुंची, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। घर का दरवाजा नहीं खुलने पर टीम ने बिजली विभाग की क्रेन की मदद से ऊपर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। हालांकि एजेंसी ने अभी तक इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क, अन्य संदिग्धों और इस घटना में शामिल लोगों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे तथा आगे की कार्रवाई हो सकती है।
मेला में सजा पारंपरिक वाद्य यंत्र व तीर धनुष की दुकान, भीड़ की चहल पहल से मेले में रौनक। रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक बड़कागढ़ मेले में इस बार पारंपरिक वाद्य यंत्रों और तीर धनुष की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय कारीगर द्वारा तैयार किए गए ढोल, मांदर, नगाड़ा, सहनाई, नरसिंहा, बांस की कुमनी और अन्य पारंपरिक वस्तुएं श्रद्धालुओं व पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। दुकानदारों के अनुसार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और बाजार लगाने की लागत बढ़ने के कारण इस वर्ष सामानों के दाम पहले की तुलना में अधिक हैं। मेले में ढोल 8,000 रुपये, मांदर 7,500 रुपये, नगाड़ा 4,000 रुपये, सहनाई 1,800 रुपये और नरसिंहा 1,200 रुपये और तीर धनुष का एक सेट 450 रुपये में उपलब्ध है। मेले के दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर जाने वाले HEC रोड, नया सराय रोड और हटिया रोड पर नवविवाहित दंपति पारंपरिक मान्यता के अनुसार बांस की टहनियां अर्पित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और वंश की वृद्धि होती है। शहर में बांस की कमी होने के कारण श्रद्धालु सड़कों पर लगाए गए बांस को ही जो भगवान का प्रतीक मानकर श्रद्धापूर्वक अर्पित कर रहे हैं। पारंपरिक संस्कृति, लोक वाद्य यंत्रों और धार्मिक आस्था का यह अनूठा संगम बड़कागढ़ मेले की रौनक को और बढ़ा रहा है। धनबाद में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, एक साथी फरार। धनबाद पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर संभावित आपराधिक वारदात को समय रहते नाकाम कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर हिरक रोड 8 लेन सड़क के पास भुचुंगटांड स्थित एक बंद मकान के समीप छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही 2 युवक भागने लगे। इस दौरान मोनू कुमार यादव गिरकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। तलाशी में मोनू के पास से एक लोडेड अवैध पिस्टल और 7.65 बोर के 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने फरार साथी की पहचान ईस्ट बसुरिया निवासी चिरकुट संजय के रूप में की है। पुलिस के अनुसार मोनू पहले भी आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल जा चुका है। इस मामले में भूली ओपी में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे और उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।